हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जो कि है सॉल्यूशन, है ना। और इसके पहले हमने जो भी हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो भी आपके टॉपिक है, जो भी आपका सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी आपकी टॉपिक्स हमने उन सारे टॉपिक को हमने कर लिया है क्लियर, ठीक है ना, कवर कर लिया है। और आपने एक बढ़िया सा आपने नोट्स भी बना लिया होगा, आई होप आपने बना करके चल रहे हो, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की, या फिर यूनिट नंबर 2 कह लो, जो कि हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और बेसिकली देखो, ये अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपका टोटली बेस्ड है न्यूमेरिकल पर, और कुछ थ्योरी समझनी है। थ्योरी समझ करके देन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत आसान, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी रखना है, ठीक है ना। और जितने भी चीज़ें आपको इस व्हाइट बोर्ड पर दिखाई देती हैं, या फिर अगर आपको मन नहीं करता लिखने का, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी एग्जैक्टली मिल जाएंगी। कोशिश करना कि आप नोट्स से ही पढ़ना, बस यहाँ पर आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है ना। समझना इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो आपको हज़ारों मिलेंगे, है ना, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, नोट्स का इशू नहीं है, आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो, तो हमें समझ में आ गया, हमें ये माइंड मेकअप बना करके चलना है भाई कि हमारा ये जो चैप्टर है वो एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना। देखो, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, हम पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके बच्चे, देखो, चैप्टर को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या, सॉल्यूशन क्या चीज़ है, कैसे क्या बनता है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। और इसी वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले भी मिलने वाले हैं, जिनको आपको लिखना अपनी कॉपी में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट इसके बाद हम वीडियो जो भी करेंगे, उसमें हम इन फॉर्मूले से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको स्किप नहीं करना है। देखो बच्चे, आप मेरे को ये बताओ कि आपने अपनी डेली लाइफ में, ठीक है ना, आप जो मटेरियल्स को देखते हो, तो क्या आप बता सकते हो कि वो हमारे क्या प्योर हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिल करके बनाए जाते हैं। तो देखो, मोस्टली जो जितने भी हमारे अगल बगल हमारी डेली लाइफ में हम जो भी मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो किसी ना किसी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिला करके ही बनाया जा रहा है। रेयरली ऐसा होता है कि हम किसी प्योर मटेरियल को देख पाते हैं, जैसे गोल्ड, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप देखिए हो क्या गोल्ड, बहुत ही रेयरली आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो गोल्ड हमारा जैसे क्या हो गया, एक प्योर हमारा एक मटेरियल हो गया, ठीक है, जो केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिल करके बना हुआ है। हमारा जो वाटर है, जो आप पीते हो पानी, है ना, वो भी हमारा क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, समझ रहे हो। जैसे कोई कॉपर वायर हो गया, तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके प्योर जो है वो आपके कह सकते हैं कि हमारे एक ही ये सब्सटेंस से मिल करके बना हुआ है, हमारे ये प्योर मैटर है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप आइस, बर्फ कह लो, मतलब आइस कह लो या वाटर कह लो, दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों आपके क्या हैं, वो आपके प्योर जो है वो मटेरियल है, प्योर सब्सटेंस है। तो अब इनके अलावा जैसे कि आप ये जो इंक देख रहे हो, तो ये भी क्या हुआ है, ये कि भी किसी ना किसी दो कंपाउंड्स को या फिर दो सब्सटेंसेस को आपस में मिला करके क्या किया गया है, बनाया गया है, समझ रहे हो मेरा। तो जितनी भी मोस्टली हम जितने भी मटेरियल्स देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में सामने आई कि भाई हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, एज अ एक मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू। और समझते चलो, आप नोट्स का टेंशन मत लो, आप नोट्स जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और वहाँ से सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में लिख लेना, या फिर जैसा भी आप करना। तो क्या होता है, हमारे जो मटेरियल्स हैं, हम जो अपनी डेली लाइफ में हम जो भी मटेरियल्स देखते हैं, वो क्या हम बेसिकली हमारे क्या है, वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस की वो क्या है, वो मिक्सचर है। तो ये बात आपको याद रखना है, क्या है, मिक्सचर है। तो हमने कहा भाई कि हमारा जो सॉल्यूशन भी है ना, वो भी हमारा इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर, काइंड ऑफ मिक्सचर। कौन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी क्या हो गया भाई, एक काइंड ऑफ मिक्सचर हो गया, है ना। वो वाला सॉल्यूशन नहीं, मैथ्स का सॉल्यूशन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, वो वाला सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपने कहा अब मेरे पास एक आयरन है, ठीक है ना। तो देखो, वो आयरन भी क्या हुआ है, किसी ना किसी दो सब्सटेंसेस से मिल करके, किसी ना किसी दो कंपाउंड से मिल करके बना, वो प्योर आयरन नहीं है। अगर प्योर आयरन होता तो फिर उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, वो फिर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ब्रिटल नेचर का होता, हल्का सा वो ज़मीन पर गिरता तो वो फूट जाता, टूट जाता, ठीक है। तो
हमें क्या करना है, मतलब मेरी बात आप समझ पा रहे हो, यानी कि जितने भी आप मटेरियल देख रहे हो आप अपनी डेली लाइफ में जो आप यूज़ कर रहे हो वो सारे के सारे किसी ना किसी चीज़ के क्या है, मिक्सचर हैं। तो मिक्सचर, तो हमारा जो सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन भी क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर। समझ में इतनी बात आ रही है? तो फिलहाल ऐसे भी एग्जैक्टली देखो भी आपको हम सॉल्यूशन का डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं। सॉल्यूशन का डिफिनेशन बताने का मतलब हम आपको बोल देंगे भैया हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो आपको जब पता ही नहीं होगा होमोजीनियस क्या होता है तो आप कैसे बता पाओगे। फिलहाल हम चीज़ों को छोटे छोटे टर्म में करते हुए समझते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर मिक्सचर मतलब कि हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल करके बने हुए होते हैं। तो अगर वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से अगर मिल करके बने हैं तो उनको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। और हमने कहा कि सर हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी एक टाइप का मिक्सचर ही है। हम भी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। जैसे आपने कहा आपके पास चीनी है और आपने उसमें क्या कर दिया, आपने उसमें नमक मिला दिया, पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो आपका क्या बन गया, वो एक सॉल्यूशन बन गया। तो भैया वो मिक्सचर ही तो है। आ रही मेरी बात समझ में? आपने कहा ना सर मेरे पास वाटर था और वाटर मैंने क्या कर दिया, वाटर मैंने सॉल्ट को मिला दिया, ठीक है, या फिर शुगर को मैंने मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, ये एक सॉल्यूशन बना। तो कह सकते हैं ना भाई मिक्सचर है। इतनी बात समझ में आ रही है, मिक्सचर है। तो हमने कहा सर कि अगर ये मिक्सचर है तो अब इस मिक्सचर को हम दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं बच्चों, दो तरीके से। मेरी बात समझना, समझते चलो। मिक्सचर को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला हमारा जो तरीका है बनाने का, वो हम पहले वाले तरीकों को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे, होमोजीनियस, GNEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा जो हम मिक्सचर बना सकते हैं हम उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, जीनियस है। अब क्या है ये चीज, हम ये समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर को और अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अगर समझ लोगे, है ना, तो आप सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है वो आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो सर हमें यहाँ पे दो चीज समझनी है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो, होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है ना। होमोजीनियस यानी कि हमारा एक ऐसा मिक्सचर कह लो जिसमें हमारे दो या दो से जो ज़्यादा जो सब्सटेंस जो मिले हुए हैं वो पूरे के पूरे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे हमारे सॉल्यूशन में, नहीं सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते, हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मिक्सचर में उनका जो कंपोजिशन होगा, है ना, वो सेम होगा। क्या मतलब है इसका, जैसे मेरी बात समझो, जैसे आपने शुगर और वाटर को आपने कभी आपस में घोला है, आपने सॉल्यूशन बनाया है। जब आप कभी थोड़ा वीक फील करते हो या फिर आपके मम्मी पापा बोलते हैं चलो ये बना करके मेरे को दो, तो आपने बनाया है कभी, तो क्या होता है उसमें जब आप शुगर को, ठीक है, वाटर के साथ जब आप क्या करते हो, घोलते हो, है ना, तो क्या होता है, क्या वो शुगर जो है वो अभी भी क्या उस वाटर में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। मतलब कि वो जो शुगर है वो कंप्लीटली पूरे के पूरे वाटर में क्या हो गया है, पूरे तरीके से मिक्स हो गया है ना। तो हम कहेंगे कि इस टाइप का हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो हमें कैसा सॉल्यूशन मिला है, होमोजीनियस मिक्सचर मिला है। आ रही मेरी बात समझ में? यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, है ना, उस पूरे के पूरे मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होगी या फिर उस पूरे के पूरे मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। मतलब मान लो एक ग्लास में आपने ये घोला और टॉप लेयर पर जो कंपोजिशन होगा सेम वही कंपोजिशन हमारे क्या होगा, बॉटम लेयर पर भी होगा, सेम वही कंपोजिशन हमारे मिडिल वाले लेयर पर भी होगा। तो जो कंपोजिशन होगा, जो प्रॉपर्टीज होगी, वो पूरी की पूरी क्या होगी, इस पूरे थ्रू आउट दी मिक्सचर वो क्या होगी, सेम होगी, है ना। आप जो है फर्दर आप किसी अदर फिजिकल मेथड से आप इस शुगर को इस वाटर से अलग नहीं कर सकते। फिर वो बात की बात है, आप उसको क्या करना पड़ेगा, आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। ओके, तो आ रही समझ में मेरी बात। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, देखो अगर आपको होमोजीनियस अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या कहोगे कि द कंपोजिशन, समझते चलो, ठीक है, समझ में आ गई ना मैंने जो समझाया, द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। बढ़िया सा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आप जाकर के वहां से भी सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म, वो वाला यूनिफॉर्म नहीं, मतलब सेम, यूनिफॉर्म मीन सेम, है ना, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि पूरे के पूरे मिक्सचर में हमारा जो कंपोजिशन होगा, जो प्रॉपर्टीज होगी पूरी की पूरी उस मिक्सचर की, वो क्या होगी, पूरी पूरी सेम होगी, कहीं भी बदलेगा नहीं, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब प्रॉपर्टीज बदल जाए, मिक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे
देखो होमोजीनियस का आपका एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लो। आपने कहा सर वाटर था और वाटर में मैंने क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। तो अब मेरे को ये बताओ, जब आप वाटर में जब सॉल्ट जब डालते हो, जब वो घुल जाता है पूरे तरीके से, है ना, तो क्या आपको अभी भी सॉल्ट दिखाई देता है क्या कि नहीं नहीं सर यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट है, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। समझ रहे मेरी बात? तो हम कहेंगे भाई कि ऐसे हमारा इस टाइप का हमारा जो मिक्सचर मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रोजीनियस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे आपने कहा सर वाटर ले लो और वाटर के साथ ऑयल मिला दो, तो क्या आप बता सकते हो? हाँ, आप देख करके ही बता दोगे कि सर ये देखो, ये जो है ये मेरी इतनी वाटर है और ये जो है ये मेरी इतनी ऑयल है। तो आप देख करके ही बता सकते हो। मतलब क्या हो गया कि जो कंपोजिशन है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उस पूरे के पूरे मिक्सचर की, वो थ्रू आउट वो पूरे के पूरे मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो कंपोजिशन है वो पूरे के पूरे मिक्सचर की सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, कहीं पोर्शन में कुछ आपको वाटर दिख रहा होगा, कहीं किसी पोर्शन में आपको ऑयल दिख रहा होगा। समझ में मेरी बात आ गई है ना? तो आपने कहा सेम वही बात आप लिख लो, क्या द कंपोजिशन लिख लेना है आपको, क्या द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म। समझ रहे मेरी बात? समझते चलो, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, थोड़ी सी कुछ और बातें हम देख लेते हैं किसके रिगार्डिंग, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के रिगार्डिंग। देखो, जो दूसरी पॉइंट है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर की, वो क्या है कि इसमें हमारा जो मिक्सचर बनता है वो बेसिकली प्योर सब्सटेंस का हमारा मिक्सचर बनता है ना। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ टू या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मोस्टली आपको इस टाइप के जो मिक्सचर आपको जो दिखेंगे ना, होमोजेनियस आपको जो मिक्सचर दिखेंगे ना, वो आपके दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का होगा। जैसे कि प्योर सब्सटेंस मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे वाटर, ठीक है, या फिर आपने कहा मेरे पास गोल्ड है, सोना है ना, उसके बाद आपने कहा मेरे पास अगर कॉपर की वायर है, तो ये सब हमारे क्या है, हमारे प्योर मिक्सचर है, ठीक है ना। अच्छा, और इसी प्योर मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, या इसी को हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। तो बेसिकली आप चाहे ट्रू सॉल्यूशन कहो, ठीक है ना, या चाहे आप केवल इसको सिंपली सॉल्यूशन कहो, बात देखिए। तो आपको पता चल गया कि सॉल्यूशन हमें किससे मिला। सॉल्यूशन हमें जो मिला है वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर से मिला है, और इस चैप्टर में हम इसी होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। क्लियर करते चलो मेरी बात, ठीक है ना। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो कि आपको देखो बेसिकली क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, हम जो आपको समझाते चल रहे हैं आप उसको समझते चलना है। बोलो यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आप कमेंट करके बताओ यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो आपने कहा सर मैंने ये होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती होगी, वो बात की बात है। हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एक आपका है कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री करके नाम है, हाँ, एक चैप्टर अभी आपका आएगा, तो हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस वाले टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ी सी अब इसकी कहानी देख लेते हैं भाई। ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया भाई कि हमें जो पूरा का पूरा जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में अपने, हमें होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज हमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है ना। यानी कि वो प्योर सब्सटेंसेस के क्या होंगे, मिक्सचर होंगे, दो या दो से ज़्यादा। फिलहाल अभी हमें, और हम फिर आगे देखेंगे हमें केवल दो ही सब्सटेंसेस मिलाने हैं, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हमें नहीं मिलाना है, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कहानी और देख लेते हैं कि इसकी कहानी क्या होती है। देखो, अब हमने कहा कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो कंपोजिशन है, वो थ्रू आउट मिक्सचर वो क्या हो गया, बदल गया। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, या जिसको हम सिंपली क्या कहेंगे, सस्पेंशन। और ये हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4th या 5th होगा, देख लेना सरफेस केमिस्ट्री में, है ना, हम इसमें पढ़ेंगे सस्पेंशन। ओके, तो सस्पेंशन का जो पार्ट है या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जो कह लो, तो हम वो अपने आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमें अपने चैप्टर में क्या पढ़ना है, केवल और केवल सॉल्यूशन के बारे में, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन कह लो, या कंपोजिशन एंड जिसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, थ्रू आउट दी मिक्सचर वो क्या होगी, सेम होगी। हमें ऐसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात? तो आप सॉल्यूशन को आप यहाँ पे सिंपली सी डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे डिफाइन? देखो, ओके बच्चे, तो सिंपल सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं सॉल्यूशन की कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये मत आप पूछना कि सर होमोजीनियस का मतलब बताओ, आपने पढ़ा ना होमोजीनियस का मतलब क्या होता है।
तो बेसिकली हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, बात समझना, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझो, क्या कहता है कि हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स, जिसकी कंपोजिशन बदल सकती है लेकिन एक लिमिट के अकॉर्डिंग। अब सर इसका क्या मतलब है, कह रहे हो आप सर कंपोजिशन बदल सकती है। अभी आपने तो सर कहा था होमोजेनियस वाले में कि उसकी जो थ्रू आउट जो पूरा मिक्सचर होगा वो हमारा सेम होगा, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, आपने तो सर सेम बताया था। लेकिन आप कह रहे हो सर ये तो बदल जाएगी, ये कैसी बात हो गई। देखो अब इसका कहने का मतलब क्या कहता है कि विद इन अ सर्टेन लिमिट, देखो कंपोजिशन बदल जाएगी लेकिन जो अब नई कंपोजिशन मिलेगी वो पूरे के पूरे मिक्सचर में क्या होगी, सेम होगी। मेरी बात समझो, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर आपके पास ये कोई एक बड़ा सा गिलास था, देखो हम ये इस गिलास का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ये डेली ऐसे हम इसको पीते हैं, ठीक है ना, मतलब एज अ ग्लूकोज कह लो, जो भी कह लो। आपने कहा सर मेरे पास इतना पानी था और मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें चीनी डाला, शक्कर डाला ढेर सारा, इतना इतना डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको खूब ऐसे चम्मच से इसको खूब ऐसे घोला घोला घोला, ठीक है ना, मिला दिया, बढ़िया मिल गया, ठीक। अब क्या होगा कि जब ये मिल जाएगा पूरे तरीके से तो क्या कहेंगे सर कि इसकी जो कंपोजिशन होगी थ्रू आउट दी मिक्सचर वो क्या होगी, सेम होगी। पूरे के पूरे मिक्सचर में इस शुगर की जो कंपोजिशन होगी या फिर जो हमारा जो सॉल्यूशन बना है वो पूरी की पूरी क्या होगी, पूरी थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम होगी, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। अच्छा, हम कह रहे हैं सर नहीं, हमें सर थोड़ा सा और मीठा बनाना है, समझ गए मेरी बात। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और मीठा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वो वाला मीठा नहीं भाई, हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम क्या करेंगे ओके ठीक, थोड़ा सा हम क्या करेंगे और हम शुगर इसमें ऐड करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, मान लो अभी ये थोड़ा सा कम, हमारे ये थोड़ा सा मीठा था, अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा मीठा हो गया, समझ गए आगे मेरी बात ना। तो क्या कह देंगे हम कि अब इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, चेंज हुई, लेकिन क्या है सर्टेन लिमिट। और सर ये सर्टेन लिमिट्स क्या है, आपने कहा नहीं सर मेरे पास इतना बड़ा ये ग्लास था, अपने इसे भर करके हमने एक बोरी हमने इसमें चीनी डाल दी, लो, तो अब ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, वो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि चीनी को जब तुम घोलोगे, है ना, एक समय ऐसा भी आएगा कि सारा का सारा जो चीनी है वो जितना चीनी घुलना था वो तो घुल गया, लेकिन कुछ अभी पार्ट्स जो हैं वो अभी भी बचे रहेंगे। जैसे आपने कभी घोला होगा तो आपने देखा होगा क्या होता है कि जब चीनी को जब घोलते हो तो जितनी चीनी कभी कभी घुलनी, अगर आपने शक्कर बहुत ज़्यादा अगर डाल दिया है तो जितनी शक्कर घुलनी होती है घुल जाती है, बाकी का बच जाता है। तो बच गया तो क्या वो हमारे इस रूल को फॉलो किया, नहीं किया, तो हमारा वो हम कहेंगे भाई हमारा वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कुछ हमारा वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, हमारा सस्पेंशन बन गया, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बच गया। जस्ट लाइक वैसे कि आप उसमें पहचान सकते हो, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भैया ये पानी है और ये जो नीचे बैठा है वो चीनी है। आ रही बात समझ ना, तो वही कह रहा है कि विद इन अ सर्टेन लिमिट, सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे मेरी बात समझ में, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। ये कंपोनेंट समझते हैं भाई, किस कंपोनेंट क्या होता है, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन अ सर्टेन लिमिट। ये बढ़िया सी आपकी डेफिनेशन है। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट की कि सर ये क्या चीज़ है, कंपोनेंट क्या चीज़ है। तो हमें यहाँ से एक बात जो सामने निकल करके आई वो हमें ये समझ में आया कि अगर हमारा कोई भी अगर सॉल्यूशन है, क्या है, कोई भी अगर एक सॉल्यूशन बना हुआ है, जैसे मान लो आपने कहा सर आपने जो भी अभी थोड़ी देर पहले बनाया था चीनी और पानी, तो आपने कहा कि सर सॉल्यूशन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या, पहला हमारा होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट, ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टर्म्स हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट। और दूसरी चीज होती है सॉल्यूट। क्या होती है, तो सॉल्यूशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब ये सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, अब हम इसे समझते हैं। देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा, देखो फॉर एग्जांपल हम देख लें, हमने कहा सर मेरे पास क्या था, वाटर था और प्लस सॉल्ट था, ठीक है। तो हमने इसको घोला और हमारा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बन गया। इसमें थोड़ा सा आप नींबू भी डाल दो, है तो सॉल्यूशन। लेकिन फिलहाल अभी हमें 2 ही कंपोनेंट ले लें, हमारे इस चैप्टर में केवल हम 2 ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। इतनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी दी है आपको एनसीईआरटी ने। ओके, देखो हमने कहा सर मेरे पास वाटर या सॉल्ट है ना, तो वाटर जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ होगा एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को घोलता है, जो चीज़ों को अपने अंदर सॉल्यूबल करता है। तो भाई देखो यहाँ पे सॉल्ट को सॉल्यूबल करने का काम कौन कर रहा है, वाटर। तो वाटर हमारा क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट होगा, और सॉल्ट हमारा क्या होगा, एज अ सॉल्यूट होगा,
ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है, सॉल्वेंट और सॉलिड, और इन दोनों सॉल्वेंट और सॉलिड से मिलकर के हमारा क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। सो अगर हम बात करें सर कि व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है भाई, देखो तो कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि जिस सॉल्यूशन में, है ना, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही हो, कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि वाटर है तो वाटर ही हमारा हमेशा सॉल्वेंट होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मान लो आपने वाटर नहीं लिया, यहाँ पे कुछ आपने दूसरा आपने कोई कंपाउंड ले लिया, तो याद रखना कि जिस सॉल्यूशन में, है ना, किसी की भी अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। मतलब आप पर्टिकुलर उस अमाउंट में आप सॉल्ट को क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आपने वाटर और सॉल्ट लिया, तो आपने वाटर ज़्यादा लिया तो वाटर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, मतलब कि अब वो सॉल्ट को घोलेगा। तो सॉल्ट जो चीज़ घुल रहा है, कौन घुल रहा है, सॉल्ट हमारा क्या हो रहा है, उसमें मिक्स हो रहा है, घुल रहा है, तो हम उस सॉल्ट को क्या कहेंगे, सॉल्यूट। दो बातें आपको समझ में आ गई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो इसको लिख लिया जाए जल्दी से, देखो बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन है, क्या है, एनसीईआरटी भी आपका ये बताता है कि सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो याद रखना, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, याद रखना सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, कौन कौन सा, एक हमारा सॉल्वेंट, एक हमारा सॉल्यूट, बस। तो अ सॉल्वेंट क्या होता है कि एक ऐसा कंपोनेंट, भाई दो कंपोनेंट है तो एक ऐसा कंपोनेंट जिसके थ्रू हमारा जो सॉल्यूशन है विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, यानी कि सॉल्यूशन में जो भी चीज़ अगर लार्जर अमाउंट में मैंने कोई चीज़ बताया है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, सॉल्वेंट कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट ले लो, क्या, सॉल्यूट, ठीक है, इसका जस्ट आपने अपोजिट ले लेना है, क्या, ये बातें आप लिख लो, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना कंपोनेंट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, क्या, एक हमारा सॉल्वेंट, एक हमारा सॉलिड। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज़ हमेशा आपको काम में आएगी, याद रखना भी कंपोनेंट, ये बार बार अभी आपका वर्ड यूज होगा, बार 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 बार, अगेन एंड अगेन अगेन, है ना। तो अ कंपोनेंट सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो आपको यहाँ से सॉलिड और सॉल्यूशन की जो कहानी, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कहानी वो समझ में आ गया। सॉल्वेंट जैसे आपने चीनी पानी लिया, चीनी को अगर आप पानी में घोल रहे हो, है ना, आप उसको सॉल्युबल बना रहे हो, तो आपका जो शुगर है वो आपका एज एक सॉल्यूट है, और जो आपकी जो पानी है वो आपकी क्या हो गई, एक क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके ओके। और सबसे अच्छा हमारा जो सबसे बढ़िया जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, वो वाटर होता है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें बच्चे कि मान लो मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है और उसमें मेरी जो वाटर है, मान लो कि मेरा जो वाटर है वो मान लो 50% है, और जो मतलब मेरा जो दूसरा जो मान लो सॉल्यूट है, या सॉल्यूट नहीं कह सकते, मान लो कोई अदर कंपोनेंट है ना, या फिर हम मान लो हमने कहा कि शुगर जो है वो भी मान लो मेरी अगर 50% है, तो आप मेरे को ये बताओ किसमें से आप किसको सॉल्यूट और किसको आप सॉल्वेंट मानोगे, बोलो 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 बोलो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट हम मान सकते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। इस केस में कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वाटर। अभी आप ये देखोगे कि सॉल्यूशन हमारे बहुत सारे टाइप के, अभी आप 9 टाइप के भी सॉल्यूशन पढ़ोगे, लेकिन आपको 9 टाइप के सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली इस चैप्टर में 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ना है। तो मैंने कहा आपसे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको वाटर ही मिलाना पड़े, आप किसी सॉलिड में दूसरे सॉलिड को भी मिला सकते हो, तो भी वो भी आपका क्या कहलाएगा, एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही कहलाएगा। जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक लोहा है, एक मेरे पास आयरन है, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ है, उसमें एक सॉलिड है, आयरन एक सॉलिड है, उसमें हम किसी दूसरे सॉलिड जैसे कार्बन को हमने मिला दिया, तो कार्बन उसमें मिल करके उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे कि सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ वाटर का होना ज़रूरी है। वो आपकी गैस भी हो सकती है, गैस सॉलिड भी हो सकती है, सॉलिड वाटर भी हो सकती है, समझ रहे हो, वाटर लिक्विड भी हो सकती है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से एकदम निकाल दो कि नहीं सॉल्यूशन है तो वाटर ही होगा, या फिर पानी जैसा या फिर लिक्विड जैसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। चलो ठीक है। तो इस केस में हम किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। अब तो आपने कहा कि सर मेरे पास 2 कंपोनेंट आ गए, कौन कौन से, एक मेरे पास सॉल्वेंट मिला और एक मेरे पास सॉल्यूट मिला, ठीक है ना। अब देखो, अब इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, 2 हम और चीज़ों को डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, एक्वस, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा क्या है, जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन। भाई देखो, अगर हमारा जो सॉल्वेंट है, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, एक वाटर है, तो हम कहेंगे भाई साहब कि हमारी जो सॉल्यूशन है ना, वो कैसी सॉल्यूशन है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन है। कब, अगर सॉल्यूशन हमारी क्या हो गई, हमारा उसमें जो सॉल्वेंट है यानी कि जो घोलने का जो काम कर रहा है, समझ गए,
पानी जैसे मान लो आपने कहा कि हमारा उस केस में हम क्या कहेंगे, हम उसको एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, नॉन एक्वा। आगे बात समझ में, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन में क्या हम कहेंगे कि अब वाटर हमारा बेसिकली क्या होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, इफ वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट। तो अगर वाटर अगर एक सॉल्वेंट नहीं है तो उस केस में हम कहेंगे सर कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर इतनी बात, बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने सर दो बातें हमने बहुत सारी बातें समझ ली, हमने पढ़ लिया सर सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन को, और हमें अपने इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के ही बारे में पढ़ना है। जैसे देखो नाम से ही लग रहा है बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या, दो, तो बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन, मेरी बात ध्यान समझ लो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल और केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। मेरी बात समझना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, देखो यही आपका, ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लो। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट, एक सॉलिड डिसॉल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में। भाई सॉल्यूट किसमें, कौन सॉल्यूबल कौन होता है, सॉल्यूट किसमें, सॉल्वेंट में, है ना। तो एक सॉल्यूट हमारा क्या होगा, डिसॉल्व होगा इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्वेंट होगा और एक ही सॉल्यूट होगा, दैट इज उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और पूरे के पूरे चैप्टर में हमें इसी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। क्लियर है इतनी मेरी बात, बताओ समझ में आ रही है बात, है ना। तो अभी आपको यहाँ से ये पता चला बच्चे क्या, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा भी हो सकता है। वो एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। हाँ आप कहोगे सर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, देखो तो जो वो होते हैं, जो सुनार होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो गोल्ड में इम्प्योरिटी बढ़ाने के लिए उसमें कॉपर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कॉपर ऐड कर दिया तो क्या हुआ, वो गोल्ड ऑलरेडी एक सॉलिड था, कॉपर भी ऑलरेडी एक सॉलिड है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो जिसकी वजह से उसमें क्या आ गई, कुछ इम्प्योरिटीज आ गई। मतलब कि देखो सॉल्यूशन तो बना, मिक्सचर तो बना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये मिक्सचर बना, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमारा एक ही टाइप का होगा। हम यानी सारे टाइप्स को हम क्या करने वाले, सॉल्यूशन को समझने वाले हैं धीरे धीरे। ओके ओके वैसे देखो थोड़ी सी हम यहाँ पे बात समझ लेते हैं कि हमने ये जो सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है ना, तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप देख ही रहे हो। जैसे मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया था कि आपका जो आयरन है, आप जो आयरन जो आप यूज़ करते हो, या फिर जो ऐसा समझो कि जो सबसे जो हार्ड आयरन होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कौन सा, वो हाँ, जो आपकी जो रेलवे मतलब रेल चलाने के लिए जिस पर हम जिस आयरन का यूज करते हैं ना, तो क्या वो बिना किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाए क्या हम वैसा आयरन बना सकते थे, नहीं, है ना। हम उसमें कार्बन ऐड करते हैं, कुछ और सब्सटेंसेस ऐड करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है किसी भी सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है कि उसका कंपोजिशन क्या है ना। तो ये क्या किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स, समझते हैं देखो कैसे, इट डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। देखो कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लो आपने कहा ब्रास, देखो अब आपको यहाँ से ये याद रखना है क्या, कि ब्रास का कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है। तो ये बेसिकली मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, पूछ लेगा ये आपसे, ऑप्शन में ऐसे पूछ लेगा, ऑप्शनल ये आता है, ठीक है ना। तो पूछ लिया कि ब्रास जो है वो आपका मिक्सचर है किसका, कॉपर का है, ठीक है, प्लस इसके साथ और क्या मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसका कुछ अलग यूज़ होता है, ब्रास का कुछ हम अलग यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक और आपके पास एक जर्मन सिल्वर, ये आपकी एनसीईआरटी में है तो आपको नाम याद रखना है, जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है भाई, तो इसका जो कंपोजिशन होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो इसका भी कुछ अलग पर्पज़ होगा, इसका कुछ हम अलग यूज़ कर रहे होंगे, किसी अदर एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्रोंज, क्या होता है, ब्रोंज। ब्रोंज बेसिकली किसका कंपोजिशन होता है, कॉपर का और टिन का, जिसको हम लोग कहते हैं Sn, ठीक है। तो इन सभी का क्या है, अलग अलग यूज़ है, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे एक ही चीज़ के लिए यूज़ करे जाते हैं, अलग अलग पर्पज से यूज होंगे। चलो आपने कहा सर ये नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा। चलो देखो एक और समझ लो, जैसे आपने कभी बॉटल वाला आपने पानी पिया है खरीद करके, स्टेशन पर गए होंगे कई बार, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, बट जब आप चाहते हो तो आप कैसे पानी को प्रेफर करना, जब आप किसी अनजान जगह पर गए तो आप
क्या करते हो, आप बॉटल वाली पानी खरीदते हो। क्यों? देखो उस बॉटल वाले पानी की खास बात क्या होती है ना, कि उस वाटर में हमारे उस वाटर में क्या होता है, फ्लोराइड आयंस मिले हुए होते हैं। कौन से आयन? फ्लोराइड आयन। ठीक है। अब ये फ्लोराइड आयन भाई करता क्या है, देखो बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब मिलियंस, मतलब ऐसे कह लो कि अगर वाटर का अगर मिलियंस अगर पार्ट है तो उस मिलियन पार्ट में कम से कम कुछ पार्ट जो है वो फ्लोराइड आयन के मिलाए जाते हैं। हम अभी ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम वो कंसंट्रेशन निकालना सीखेंगे, हम इसी वीडियो में सब सारी की सारी बात करेंगे। ठीक है ना। तो फ्लोराइड आयन अब क्या करता है, देखो अगर मैंने कहा कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने 1 ppm, ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अभी नाम याद रखना है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियंस में अगर हम एक पार्ट, अगर एक 1 पार्ट है ना, 1 ppm अगर हम ले ले रहे हैं फ्लोराइड आयन की, वाटर में अगर हम मिला देते हैं, तो वो जो फ्लोराइड आयन है अगर उस वाटर में अगर मिल गया, अगर एक हमने आयन अगर हमने मानो मिलाया है पर्टिकुलर 1 मिलियंस में, है ना, तो क्या होगा, वो हमारे टूथ के डिके को होने से बचाता है। ठीक है। प्रिवेंट क्या करता है, प्रिवेंट टूथ डिके, है ना, टूथ डिके को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। चलो अच्छा, 1 पार्ट पर मिलियन हमने मिलाया, तो समझ लो, मतलब पर मिलियन, वाटर के पर मिलियन में एक पार्ट मिला दो। ठीक है। अच्छा मान लो अगर हम 1.5 ppm मिला दें तो क्या होगा, तो हमारी जो टीथ होगी, हमारे जो टूथ होंगे वो कलर्ड हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मॉटल टीथ, MOTTLED, मॉटल्ड, है ना, मॉटल टीथ। हमारे जो दांत होंगे वो कलर्ड हो जाएंगे। मॉटल्ड का मतलब क्या होता है, कलर्ड हो जाना, रंग बिरंगा हो जाएगा। ठीक है, पीला नीला हरा काला जो भी कह लो, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा सा और ज़्यादा मिला देते हैं भाई, मान लो हमने कहा कि अब हम मिला देते हैं कुछ और ज़्यादा, हायर कंसनट्रेशन कर देते हैं, 1.5 से ज़्यादा कर देते हैं, कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, हायर कंसंट्रेशन कहते हैं ना, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मतलब अब हम और ज़्यादा अमाउंट क्या करें, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा देना। ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन अभी भी उतना ही रखो, मिलियंस अभी भी पार्ट रखो, लेकिन अब अभी जो हम 1 मिला रहे थे, अभी हम 1.5 मिला रहे थे, अब और ज़्यादा बढ़ा दी, तो क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ गई। तो अब हमारा जो वाटर हो जाएगा वो हमारा पॉइजन, एज एक पॉइजन की तरह हो जाएगा। ठीक है ना। हमारी भाषा में तो समझ में आ रही ना बात, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है इम्पोर्टेंस किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी मिक्सचर का। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा अब या फिर ऐसा समझ लो कि आपने कभी अपने आप को सुई लगवाया है, इंजेक्शन लगवाया है, लगवाया होगा, बहुत बार लगवाया होगा, जब आपकी तबीयत खराब हुई होगी तो आपने लगवाया होगा। तो आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू जो लिक्विड जाती है ना, जो मेडिसिन जो जाता है ना, ठीक है ना, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आपके ब्लड की जो प्लाज्मा होती है ना, ब्लड की जो बायो वाले अच्छे से जानते होंगे, ब्लड प्लाज्मा सब सारी चीज़ें पूछ लेना अगर आपका कोई बायो वाला मित्र होगा तो। ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। ठीक है। वो जो हमें जो डॉक्टर हमें हमारे अंदर जो वो जो सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, वो जो लिक्विड डालता है हमारे वेन्स में, हमारे नसों में, ठीक है ना, तो ये है इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन का। समझ रहे हो मेरी बात? आगे मेरी बात समझ में? और वैसे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ से हम ये समझ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है, आप इसको नोट डाउन कर लोगे और कुछ इसके एग्जांपल्स आपको याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है ना। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। भाई हमारे पास बेसिकली हमने पढ़ा था सर, मेरे पास 3 स्टेट होते हैं, एक हमारे पास होता है सॉलिड, एक हमारे पास होता है लिक्विड, एक हमारे पास होता है गैस। तो उन लिक्विड सॉलिड गैस से मिला करके हम टोटल कितने टाइप्स के सॉल्यूशन बना सकते हैं? समझ रहे मेरी बात? परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है कितने बच्चों को? ठीक है। तो हम कितने टाइप के जो सॉल्यूशन है वो बना सकते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें, मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम देखो क्या कर लेते हैं। देखो बच्चे मेरी पहले पास समझ लो कि हमने ये टेबल क्यों बनाया। जैसे आपने कहा कि मेरे को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझना है, तो आपको इतना पता है कि भाई जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है सॉल्यूट, ठीक है, और प्लस सॉल्वेंट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर के हम अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाने वाले हैं कि हम कितने तरीके से हम अपने सॉल्यूशन को बना सकते हैं। देखो, और आपने कहा सर मेरे पास
तीन मेरे पास स्टेट होते हैं, किसी भी मैटर के तीन स्टेट होते हैं। कौन कौन से? एक मेरे पास होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन मेरे पास होती है। तो हम उन तीनों को लेकर के बारी बारी से हम ये देखेंगे कि हम कितने टाइप के हमारे जो सॉल्यूशन है वो बन सकते हैं, ठीक है ना। हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने, बता रहे हैं आपको, हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने। ओके, हमारे टोटल 9 बनेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसीय सॉल्यूशन की। किसकी बात कर ली जाए? गैसीय सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब गैसीय सॉल्यूशन है, देखो इसका मतलब याद रखना कि अगर गैसीय सॉल्यूशन है तो आपको जो सॉल्वेंट रखना है वो हमेशा गैस रखना है। कैसे रखना है? गैस। तो आपने कहा सर सॉल्वेंट में हम क्या ले लें? हम गैस ले लेते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूट में मेरे पास ऑप्शन है। सॉल्यूट में हम चाहे तो गैस ले लें, या मेरी बात समझना, सॉल्यूट में हमने फिर से गैस ले लिया, ठीक है। अब हम चाहो तो सॉल्यूट में हम क्या ले सकते हैं? हम चाहो तो आप लिक्विड ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट में आपने फिर से गैस ले लिया, और दूसरे केस में आप चाहो तो क्या ले सकते हो? सॉलिड ले सकते हो। तो देखो कितने टाइप के सॉल्यूशन है, यानी कि गैसीय सॉल्यूशन से कुल मिला जुला करके आपके पास कितने टाइप के सॉल्यूशन बन रहे हैं? 3 टाइप के सॉल्यूशन बन रहे हैं ना। जब गैस में गैस को मिलाया जाएगा, जब गैस में लिक्विड को मिलाया जाएगा, और जब गैस में सॉलिड को मिलाया जाएगा। ऐसे समझना है, गैस में मिलाया जा रहा है क्योंकि गैस की अमाउंट यहाँ पर ज्यादा, हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? ज्यादा ले रहे हैं। गैस की अमाउंट ज्यादा है ना, सॉलिड हम उसमें मिला दिया। गैस की अमाउंट ज्यादा है, हमने उसमें लिक्विड मिला दिया। गैस की अमाउंट ज्यादा है, हमने गैस मिला दिया, ठीक है। अब इसके बात कर लें एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल्स देखो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा सर मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, N2 और O2 को मिला दो, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। गैस गैस, भाई देखो N2 भी गैस है, O2 भी क्या है? गैस है। ऐसे आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम किसी गैस में अगर हम लिक्विड को मिलाते हैं, जैसे मान लो आपने कहा मेरे आपके पास एक गैस थी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आपके पास एक थी क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में हम मिक्स कर रहे हैं, क्या मिक्स कर दिया जाए? नाइट्रोजन एज अ, हमारा क्या होता है? एज अ लिक्विड, है ना। तो नाइट्रोजन हम क्या कर दें? एक मिनट कुछ उल्टा हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो हमारे लिक्विड, डेंस लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लोरोफॉर्म हमारे कैसे फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्लोरोफॉर्म के साथ हमने क्या किया? क्लोरोफॉर्म के साथ हमने क्या कर दिया? हमने नाइट्रोजन गैस मिला दिया। तो इस टाइप का हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। मतलब हमने गैस में लिक्विड को मिला रहे। याद रखना, गैस हमारी ज्यादा अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि हमने गैस को एज अ सॉल्वेंट माना है, तो गैस हमारी ज्यादा अमाउंट में होनी चाहिए। और गैस में हम लिक्विड को एज अ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास फिर से गैस है, अब हमें गैस में क्या करना है? हमें गैस में सॉलिड को मिलाना है। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैम्फर, ठीक है ना। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, N2, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारे गैसीय सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो गए। मतलब समझ लो, 3 कंडीशन बने। याद रखना, गैसीय सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या लेंगे? गैस गैस गैस। अगर मान लो मैंने आपसे कहा लिक्विड सॉल्यूशन है तो आप सॉल्वेंट क्या लोगे? लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक है ना। आपने कहा सर मेरे पास अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो हम सॉल्वेंट क्या लेंगे? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। क्लियर है बात? अब हम दूसरा ले लिया जाए। देखो दूसरा हम क्या ले लेते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। बस यही कहानी है ना, लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमें पता है भाई लिक्विड सॉल्यूशन है तो हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। दूसरे केस में भी लिक्विड होना चाहिए, एंड थर्ड केस में भी लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें हम कि पहले मान लो हम फिर से वही गैस ले लेते हैं। भाई हमने किसी लिक्विड में हमने गैस को मिला दिया, मिक्स कर दिया, या फिर अच्छा देखो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम गैस में अगर हम किसी लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम ऑक्सीजन डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, इन वाटर। समझ रहे हो? ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, H2O। तो हमारा किसका है? हमारा वो कौन से सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट हमें मेरे पास लिक्विड था। अब हम लिक्विड में किसी लिक्विड को ही मिला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपके पास एग्जांपल है, जैसे कि एथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करो। एथेनॉल भी आपकी क्या है? एक लिक्विड है। वाटर भी आपकी क्या है? लिक्विड है। समझ लो मेरी बात? ये आपकी सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं। क्या? एथेनॉल इन वाटर, कुछ भी कह लो, बहुत सारी चीजें, है ना। बस याद रखना है कि जो भी हमारा सॉल्यूट होना चाहिए, जो भी हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए, वो दोनों लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें कि हमारे पास कोई सॉलिड था। सॉलिड में हमें हमारे पास एक लिक्विड है। इस लिक्विड में हमें किसी सॉलिड को मिलाना है।
ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, जैसे आपने देखो, आपने कहा ग्लूकोज, आपकी जो चीनी होती है, आप जो पानी में उसको मिलाते हैं ग्लूकोज, है ना, डिसॉल्व इन वाटर, तो ये आपका हो गया। और आपको अपने सिलेबस में केवल यही चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ समझ गए मेरी बात, इस चीज़ को ही आपके सिलेबस में केवल पढ़ना है, ये चीज़, ये इतना केवल पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ोगे तो फिर पूरा का पूरा जो 8 लेक्चर 10 लेक्चर फिर इसी में चला जाएगा, तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल बस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है ना। दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, हमेशा लिक्विड रहेगा, और जो हमारा जो मे बी सॉल्यूट है वो मे बी गैस, लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली आप अपनी एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हो क्या, इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो ना तो आप इसको स्किप कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपकी ये चीज़ दिया गया है। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, सेम वही काम भाई, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जिन बच्चों को पहले वाला समझ में आ गया हो आप ये लास्ट वाला भी कर सकते हो। देखो सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। अब मे बी हमारा जो सॉलिड है वो मे बी हमारा गैस हो सकता है, मे बी हमारा लिक्विड हो सकता है, बस सेम वही कहानी, नॉन टोटल बन गया आपके पास। और मे बी हमारा सॉलिड भी हो सकता है, मतलब सॉलिड सॉलिड जैसे मैंने आपको बताया, आयरन आयरन है ना, आयरन। अच्छा, सॉलिड में अगर आप गैस मिलाते हो तो इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है क्या, सोडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, हाँ वही वाला पैलेडियम जो आयरन मैन में जो दिखाया गया है, ठीक है, ओके। आपने कहा सर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। दूसरा एग्जांपल, आपके पास सॉलिड है और आपको सॉलिड में क्या मिलाना है, किसी लिक्विड को मिलाना है, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो आपका होगा मरकरी विद सोडियम, ठीक है ना, मरकरी विद सोडियम, ठीक है। अच्छा, अगर सॉलिड और सॉलिड को मिलाना हो तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। जो सोनार लोग होते हैं ना वो यही काम करते हैं, ठीक है ना, तभी गोल्ड की जो होती है ना, जो क्या कहते हैं उसको, मतलब जो सोना जो खरा था वो खरा ना रहा, है ना, कहते हैं ना खरा सोना है, मतलब वो खरा सोना नहीं रहा, तो समथिंग कुछ ऐसा है। तो ये हमारे कहानी है किसकी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, और आपको केवल और केवल ये 3 पढ़ने हैं, है ना, आपके पूरे इस चैप्टर में ये तीनों ही पढ़ने हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा अगर कोई भी अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे पता करें कि कितने अमाउंट में जो है हमारा सॉल्यूट है, कितने अमाउंट में हमारा सॉल्वेंट है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। तो अब हमें ज़रूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट हुई क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का भाई कंसंट्रेशन क्या है। तो अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, हम उन सारे के सारे तरीकों को, यानी कि सारे के सारे फॉर्मूले को हम समझेंगे, और आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत आसान है बच्चे, मेरी बात समझना, बहुत ही आसान है। न्यूमेरिकल्स कह लो, ये पूरी पूरी जो थ्योरी है वो कह लो, बहुत आसान है, समझते चलो आप साथ में, ठीक है ना। देखो देखो जी, नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का। हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को की तरफ बढ़ रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। देखो क्या जरूरत पड़ी कि कंसंट्रेशन भाई हमें निकालने की क्या जरूरत पड़ी, तो बेसिकली कंसंट्रेशन की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना अमाउंट है, उसमें हमारा जो सॉल्यूट है ना, वो कितने अमाउंट में है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो कितने अमाउंट में है। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सॉल्यूशन की, उसके सॉल्वेंट की, उसके जो हमारे जो सॉल्यूट हैं, हम उनकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है ना। बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, जैसे आप पढ़ोगे मास परसेंटेज पढ़ोगे, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ोगे, नॉर्मेलिटी पढ़ोगे, मोलैलिटी पढ़ोगे, समझ लो, मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे, तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन को शो करने का। तो हम बारी बारी से सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। देखो बच्चे, ये बातें जस्ट मैंने आपको जो समझाया ये वही चीज़ है ना, कि बेसिकली आपको इससे क्या पता चलेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पता चलेगा, है ना। अब हम इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट हेडिंग लगाओ मास परसेंटेज, क्या लगाना है आपको, मास परसेंटेज, ओके।
देखो बच्चे, हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। हमने कहा सर मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, याद रखना। देखो यहाँ पे बस समझने वाला फेर है, फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे लेकिन समझ करके देखो। आपने कहा सर मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपोनेंट में दो कंपोनेंट होने चाहिए अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें तो। मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट की अगर हम आपको मास जो परसेंटेज है अगर वो बताना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और भाई परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 100, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली समझते हैं सर ये है क्या चीज़। देखो मास की बात कर रहा है और आपने कहा सर मेरे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो मेरे पास वाटर होना चाहिए, दैट इज लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझना। देखो कंपोनेंट, मैंने आपको कंपोनेंट का मतलब बताया है कि कंपोनेंट का मतलब क्या, या तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ऐसे बोल देगा कि फाइंड द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने कहा NaCl, समझ रहे हो है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट या मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट बताते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं, मेरी बात समझो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका मतलब क्या हम ये समझते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मास परसेंटेज की बात करें तो मास परसेंटेज हम क्यों ले रहे हैं, मतलब आपने कहा सर मेरे पास कोई एक सॉल्वेंट होगा जो कि कैसे फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और मेरे पास एक दूसरा कोई सॉल्यूट होगा जो कि कैसे फॉर्म में होगा, मास की बात करें दैट इज वो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में होगा तो हम उसका क्या लेंगे, मास लेंगे उसका, तो हम मतलब समझ रहे हो मेरी बात, तो हम उस सॉलिड का क्या लेंगे, मास लेंगे ना। तो आपने कहा कि मान लो इफ हम ये कह रहे हैं अगर क्या कि कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन है, हैज 10% ग्लूकोज, ठीक है, इन वाटर। अगर ऐसा कोई बोल दिया कि कोई एक वाटर है, उस वाटर में 10% ग्लूकोज है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसके आपको 3 मतलब निकालने हैं। पहले अगर हम बात करें ग्लूकोज की, याद रखना कि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हमें लेना है वो 100 ग्राम लेना है। मास परसेंटेज के केस में, मेरी बात ध्यान समझो बच्चे, मास परसेंटेज के केस में पूरा का पूरा हमें जो सॉल्यूशन लेना है, टोटल मास ऑफ जो सॉल्यूशन लेना है वो हमें लेना है ग्राम में, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं मास परसेंटेज की, तो हमने कहा कि जो हमारा टोटल जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कितना हमें लेना है, वो हमें लेना है 100 ग्राम। बात समझना, मास परसेंटेज की बात, अभी हम एक और टर्म देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे, तो हम उसमें फिर वॉल्यूम की बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने मास परसेंटेज लिया है, इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो हमारा कोई एक मास निकल गया, मतलब एक सॉलिड कोई निकल गया, सॉलिड निकल गया, समझ रहे हो, सॉलिड निकल गया। जैसे कि आपने कहा कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, 10% आपने ग्लूकोज ऐड किया, तो इसका मतलब है कि आपको 100%, आपको टोटल 100 ग्राम क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है, और उस 100 ग्राम में आपने क्या कर दिया, आपने 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया। तो आप ये कह सकते हो क्या, दूसरा क्या कि आप ये कहोगे अगर मास ऑफ ग्लूकोज, तो बताओ कितना हो जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, सिंपल। अगर कह रहा है 10% ग्लूकोज दैट इज 10 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि चलो बताओ मेरे को मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, बोलो। मतलब मैं आपसे पूछ ऐसे रहा हूँ जैसे आप जैसे एकदम चलो बता ही दोगे, ओके। तो कितना हो जाएगा ये आपका 90 ग्राम, है ना। तो याद रखना है कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है, वाटर है, सॉल्यूट अगर आपका सॉलिड है, तो उस केस में हम जो है वो ग्राम में लेंगे, और हम टोटल कितने ग्राम, हम उस पूरे सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो टोटल 100 ग्राम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा और हम बढ़िया सा देखो मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, मैंने आपसे कहा था तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली 2 तरीके के होते हैं,
या तो सॉलिड होगा या तो सॉल्वेंट होगा। तो याद रखना मास, अब हम मान लो कंपोनेंट को हटा दिया हमने और कंपोनेंट की जगह हमने ले लिया मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या कंपोनेंट को हमने हटा दिया और हमने कंपोनेंट की जगह ले लिया क्या, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट की जगह मान लो अगर आपने सॉल्यूट लिया तो आप क्या कहोगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, इनटू 100। कहने का सीन क्या है, आपने कहा देखो एक ध्यान समझो, लेट आपने कहा कि जो ए एंड बी है आर टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हैं। वही देखो अगर ऐसा है तो एक मिनट, हाँ ठीक है, दो अगर ऐसा कंपोनेंट है ना, मतलब हमारा कोई सॉल्यूशन है और वो क्या है, ए और बी से मिलकर के बने हुए, तो आपको चाहिए मास परसेंट ऑफ ए, समझ गए, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कहोगे, आप कहोगे मास ऑफ ए, और मास को जो एनसीईआरटी है वो कैसे डब्ल्यू के थ्रू दिखा रहा है, डब्ल्यू ए, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ, ये है कहानी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो बताओ, आप मेरे को बताओ कि मास परसेंट ऑफ बी, तो क्या निकालोगे, सेम वही मास ऑफ बी, जो कि बी का पूछा है तो मास ऑफ बी दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये है कहानी मास परसेंटेज की, ठीक है ना। अच्छा देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये तो मास परसेंट हो गया। देखो ये दूसरी चीज़ हम समझते हैं क्या, कि हम अपने जो कंसंट्रेशन है उसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के थ्रू। अब ये वॉल्यूम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या मास परसेंटेज हमारा सफिशिएंट नहीं था। देखो मैंने आपसे वहाँ भी बताया था कि वहाँ पे आपकी जो आपका जो सॉल्यूट है वो किस में मिला था, एज अ एक सॉलिड मिला था, तो हमें वहाँ पे मास परसेंटेज लेना पड़ा। अब यहाँ पे आपकी जो कह सकते हो कि आपकी जो सॉल्वेंट होगी, आपकी जो सॉल्यूट होगी, वो दोनों क्या लिक्विड होगी, तो इस केस में हम कहेंगे भाई वॉल्यूम परसेंटेज है, क्लियर है बात। बस सेम वही फॉर्मूला रहेगा, सेम वही पैटर्न, सेम वही चीज़ रहेगी जो भी आपने थोड़ी देर पहले मास परसेंटेज के लिए पढ़ा, बस इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे कहते हैं, हम इसको कहते हैं भाई कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं। हमने कहा ना, वैसे हमने वहाँ पे कहा था ना, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, ए बी का मतलब कि हमारा वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू सेम वही चीज़, क्या, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की आप वॉल्यूम ले रहे हो, है ना, या फिर जिस भी कंपोनेंट का आप परसेंटेज निकाल रहे हो, अपॉन टोटल वॉल्यूम ओके ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना। सेम वही कहानी है, कुछ भी नहीं है भाई, सेम वही कहानी। फॉर एग्जांपल देखो मैंने आपसे कहा कि मान लो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन हैज़ 10% एथेनॉल इन वाटर। अगर ऐसा बोल दिया 10% एथेनॉल इन वाटर, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि जो 10% यानी कि जो 10 ml है, वॉल्यूम की हम बात करते हैं, हम कहेंगे ml, है ना, हमारा जो 10 ml होगा वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। अच्छा 90% क्या होगा फिर भाई, तो 90 ml क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और टोटल 100%। सेम वही कहानी भाई, सेम वही कहानी। मान लो कि कंपोनेंट है ना, तो याद रखना ए और बी, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बस ये ध्यान आपको रखना है। तो इस तरीके से हम क्या समझ लिए, इस तरीके से हमने वॉल्यूम परसेंटेज भी हमने समझ लिया कि इस तरीके से हम वॉल्यूम परसेंटेज भी निकालते हैं।
नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी सब सारी की सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, आपको इनको अपनी कॉपी पे जरूर लिखना है और हो सके कोशिश करना तो आप अपनी फेयर कॉपी पे लिखने के बाद इन सारी चीज़ों को समझने के बाद एक अलग जो अभी आपने फॉर्मूले का जो भी आपने केमिस्ट्री के लिए जो भी आपने अलग से कॉपी बनाया है फॉर्मूले का, याद रखना फिजिक्स का आपको अलग बनाना है फॉर्मूले का कॉपी, मैथ्स का तो आपको अलग बनाना है और केमिस्ट्री का भी आपको अलग बनाना है, ठीक है ना। तो आपने जो भी अलग फॉर्मूले का कॉपी बनाया है आप उन सभी में इन सब सारी चीज़ों को आप नोट डाउन फिर से करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके न्यूमेरिकल देखना भी आप लगाओगे ना, कहोगे सर क्या मतलब कितना आसान सा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड सारी चीज़ें, ठीक है ना, बहुत आसान है। चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, देखो मास बाई वॉल्यूम। देखो मास बाई वॉल्यूम का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, दैट इज एम, सॉरी मास को एनसीईआरटी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है तो डब्ल्यू बाई पी, ठीक है, नाम से ही लग रहा है मास बाई वॉल्यूम। आ रही बात में क्या कह सकते हो आप इसको कि जो आपका मास ऑफ जो सॉल्यूट होगा, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज आपका मतलब ये सब जस्ट वही है जो आपने पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज, ये उसी से रिलेटेड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मेरी बात समझो, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या है इसका मतलब, देखो जैसे इसको हम लोग कहते हैं पीपीएम। आपने एक व्हीकल देखा है जो व्हीकल में लिखा हुआ होता है पीपीएम होता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है पॉल्यूशन मेजरिंग व्हीकल, देखियो वो पॉल्यूशन को मेजर करता है। देखो तो पॉल्यूशन को मेजर करने का मतलब क्या है कि मान लो आपने कहा सर मेरे पास बहुत सारी गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं और हमें क्या करना है कि हमें उस एटमॉस्फेयर में ये पता करना है कि जो हमारे जो पॉल्यूटिंग एलिमेंट हैं, है ना, मतलब कि जो पॉल्यूटिंग जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में है और हम उसको कैसे काउंट करते हैं, पर मिलियन के हिसाब से काउंट करते हैं। तो हमने कहा कि मेरे पास गैस की बहुत सारी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, है ना, ऑक्सीजन वो सब सारी चीज़ें थी। फिर हमने कहा कि इस गैस के कॉम्बिनेशन में, इस गैस के पर्टिकुलर इस पूरे के पूरे इस मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो हैं वो कितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, समझ रहे हो, ठीक है, या फिर जो क्लोरोफ्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफ्लोरोफॉर्म की कितने पार्टिकल्स जो हमारे वो अवेलेबल हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मतलब देखो हम कंसंट्रेशन ही तो चेक कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके लाखों जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, उन लाख पार्टिकल्स में आपको पर्टिकुलर एक पार्ट्स की हम बात करें तो हम क्या दिख रहा है, ये कंसंट्रेशन यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी देखो कितना इफेक्टिव पॉल्यूशन होता है ना, तो उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देख रहे हैं किसकी, जो भी हमारे पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स होंगे पार्ट्स पर मिलियन में। या फिर मान लो कि आपने एक बाल्टी जो है 1 kg आपने क्या किया, समुद्र का पानी उठा लिया, ओशन का आपने पानी उठा लिया और उसमें आप फिर ये चेक करो कि पर मिलियन में हमारे जो है वो नमक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, ये कहानी है। ओके, नोट्स आपको मिल जाएगा बढ़िया से, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखो कह रहा है कि मिलियन, तो मिलियन का मतलब हम क्या लेंगे 10⁶, क्लियर है इतनी बात, है ना, ये मिलियंस हम मिलियंस में लेंगे। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पार्ट्स पर मिलियन जो हमारा होता है आपने कहा सर पीपीएम, है ना, और मान लो आप किसी भी एक आपके पास एक सॉल्यूट था और आप उस सॉल्यूट की क्या निकालना चाहते हो, पीपीएम निकालना चाहते हो, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज मान लो आपने कहा मेरे पास एक सॉल्यूट था ए, ठीक है, हम इसका पीपीएम निकालना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ ए, ठीक है, जो ए का मास होगा मतलब पर्टिकुलर वो जो सॉल्यूट है उसकी कितनी मास है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, फिर कह रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए यानी कि इंटू 10⁶,
ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या कि पर्टिकुलर आपने कहा, मान लो जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत सारी गैसेस थी और उस गैसेस में आपको ये पता करना था कि भाई वहाँ पर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी सारी पार्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं ना। तो हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कार्बन क्लोरोफ्लोरोटेट्रा, जो भी आपका पॉल्यूटेंट, जो भी आपका पार्टिकल्स होगा, तो आप उस मास की जगह क्या रखोगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर जो भी आपने यहाँ पर लिया है, ठीक है ना, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया तो आप वो देखोगे कि पर्टिकुलर उसकी मास कितनी है। ठीक है, और ओवरऑल जो पूरा हमारा जो सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा जो हम गैसेस को मिला करके हम जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं उस पूरे का मास कितना है, और इंटू 10⁶। क्यों? क्योंकि हम पर मिलियन की बात करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये कहानी रहेगी किसकी, ppm की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास ऑफ ए अपॉन ए का मतलब क्या, हमारा कोई भी जिसकी भी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, जिस भी पॉल्यूटेंट की हमें क्या करनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है, उसकी हमारी मास, और पर्टिकुलर मास ऑफ उस पूरे सॉल्यूशन की क्या, मास, और इंटू 10⁶। तो ये हम कहते हैं ppm। क्लियर है ना? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना बच्चे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या चीज है भाई? ये देखो सिंपल से इसका एक फॉर्मूला बोलता है, ये कहता है कि अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल ये हमारा अनदर तरीका है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट का। ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। याद रखना, फिर से वही बात कहानी आ गई कंपोनेंट की। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला ये कंपोनेंट बड़ी मतलब अजीब चीज़ है, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होंगी, ए एंड बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब मान लो ए का बोला है तो हम यहाँ पे किसका रखेंगे, हम यहाँ पे किसका नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, कंपोनेंट ए का मोल्स हम लेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा दोनों कंपोनेंट के, ए के भी कितने मोल्स हैं बन रहे हैं और बी के भी। अब रही बात है कि ये मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पढ़े हो आप लोग क्लास 11th में? क्या नहीं पढ़े? आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना भाई। देखो आपको अक्सर अगर हमें मोल्स निकालना हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं यार, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चे गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना आसान सा फॉर्मूला, आप ये क्लास 9th से ये अपनी चीज़ें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अब चीज़ों को आप याद रख लो। ठीक है ना, तो मोल इज इक्वल टू क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई ये फॉर्मूला है मोल्स निकालने का, गिवन मास। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास सर कॉपर दिया हुआ था, ठीक है, तो कॉपर मान लो 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम कॉपर की क्या रखेंगे, 5 ग्राम रखेंगे, अपॉन मोलर मास। मोलर मास, अब कॉपर की जो मोलर मास है, देखो अगर कोई कंपाउंड होगा, जैसे आपने कहा NaCl, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे या मोलर मास लेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो जैसे कोई एलिमेंट दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, तो उस केस में हम इसका क्या लेंगे, हम उसका फिर एटॉमिक मास लेंगे, मोलर मास नहीं कह करके फिर क्या बोलेंगे, हम एटॉमिक मास बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है मोल का। मोल कैसे निकालते समझ में आ गई ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको एकदम भूलना मत बच्चे। ये 9th का फॉर्मूला, आप अपने अगर छोटे भाई बहन से अगर आप पूछोगे तो वो बता देंगे मोल्स, अगर उन्होंने 9th क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है इसको हम डिनोट करते हैं काई। क्या कहते हैं इसको, काई कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश एक्स। कैसा एक्स, स्टाइलिश एक्स। काई क्या कहते हैं इसे, काई कहते हैं। ठीक है ना, ये चाहिए काई। ठीक है, इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो काई इज इक्वल टू दिस। मान लो हमने कहा कि मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन था, ठीक है ना, हमने कहा कि इन अ बाइनरी सॉल्यूशन A and B are two component। मैंने आपको बताया कंपोनेंट की बहुत समझने वाली चीज़ है, कंपोनेंट है ना, यही कंपोनेंट है ना भाई। मैंने कहा कि सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना ही होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ
मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के हम मोल्स मान लेते हैं Na, मोल्स को बेसिकली हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Na है, ए वाले का कंपोनेंट का A है, और बी वाले का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, Nb है। एट समाओ आपने कैसे भी निकाल लिया NaNb वो फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, और हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू इतना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू इतना है, Nb है। तो अगर आपसे बोला जाए कि चलो भाई फाइंड करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सो क्या कहोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज आप कहोगे काई ए, मतलब स्टाइलिश एक्स रहेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा स्टाइलिश एक्स बनाना। तो काई ए इज इक्वल टू क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो आप कहोगे एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन Na प्लस Nb। समझ गए। अगर हम आपसे बोले कि चलो मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो क्या कहोगे, काई बी इज इक्वल टू Nb। अब बी का हमें निकालना है तो हम Nb को ऊपर रखेंगे, सेम जस्ट लाइक आपने वो पढ़ा है जिस तरीके से मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंट, सेम उस तरीके से करना है। क्या, Na प्लस Nb। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर ए का और बी का। देखो अब अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स का अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया है कि आपको ये पता चल गया भाई कि मोल्स हम जो होता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्वेंट का अगर आपको मोल्स अगर निकालना होगा तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। क्या कहते हैं, दो चीज़ें आपको और बेसिकली समझ करके इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। पहले हम समझते हैं मोलैरिटी, और नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैलिटी। दो चीज़ें हैं मेरे पास, क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी। अब ये क्या चीज़ है सर, मोलैरिटी। देखो सिंपल आपको ही बताएंगे, ये बेसिकली आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है किसी भी सॉलिड का, किसी भी सॉल्वेंट का। तो होता क्या है, ये कहता है मोलैरिटी को बेसिकली हम जो लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M, याद रखना मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 लीटर अमाउंट में, याद है, हाँ यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है, 1 लीटर, अमाउंट कितना लिया गया, 1 लीटर। देखो बच्चे क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड पर है। आपकी जो लेबोरेटरी में ये सब सारी की सारी प्रैक्टिकल के और उनके बेस पे ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन निकाले गए कि हमें लीटर लेना है, कब लीटर लेना है, कब, समझ लो मेरी बात, कब 100 ग्राम, कब 100 ml लेना है। तो जो मोलैरिटी है वो किस पर लिया गया, 1 लीटर सॉल्यूशन पर लिया गया, ठीक है ना। कि पर्टिकुलर 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूट के जितने भी मोल्स डिसॉल्व होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। सिंपल सी बात है ना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद रखना बहुत आसान है, जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट जो अभी नहीं बन पा रहे हैं, जो आप कह रहे हो सर ये क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा भूल जा रहे हैं, सब ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ, जल्दी से इसको पहले खत्म करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या किया जाए, पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व करे जाएं उसी को हम कहेंगे क्या, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, किसका, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी किसमें, लीटर में। बस यही बात ध्यान रखनी है। देखो जी फॉर्मूला है, ये आपके जो फॉर्मूले हैं वो बेसिकली सारे के सारे फिक्स किए गए हैं, लेबोरेटरी में जाकर इनको ऑब्जर्व किया गया, बनाया गया है, तो ये लीटर में ही याद रखना है, ठीक है। एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं जल्दी से, मोलैलिटी। देखो सेम वही चीज़ है, कोई नई कहानी नहीं है। आप मोलैरिटी में कहते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आप ये मोलैरिटी में कहते थे। मोलैरिटी में बस इतना फर्क आएगा बच्चे, मेरी बात समझना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिसॉल्व इन पर केजी, ठीक है ना, पर केजी। अच्छा एक मिनट,
पर केजी, और यहाँ पे हमारा जो पर केजी में जो होगा वो हमारा कौन होगा, वो होगा सॉल्वेंट। चलो लिख लो। तो आपने कहा सर क्या, मोलैलिटी की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, मोलैलिटी। ओके, आप नोट्स जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। मोलैलिटी तो क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, और पर केजी क्या होना चाहिए, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम पूरा का पूरा वॉल्यूम ले रहे थे, मोलैरिटी के केस में हम पूरी वॉल्यूम हम ले रहे थे एज ए इन लीटर, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब देखो यहाँ पे जो मोलैरिटी होती है उसको, जो मोलैरिटी थी उसको हमने कैपिटल एम, जो मोलैरिटी होती है उसे हम स्मॉल एम, एनसीईआरटी ऐसे रिप्रेजेंट करता है, तो आप भी ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या कहोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, यहाँ पे हम मास लेंगे, लेकिन किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। हम यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लेंगे किसमें, केजी में, बस यही फर्क है मोलैलिटी और, देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। थोड़ा सा एक बार आप वीडियो को बंद करो और एक बार एनालाइज करके इन चीज़ों को फिर से समझ लो, आसानी से बहुत अच्छे से बच्चे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी यार, सच बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो रखा जाए वीडियो को यहीं पर, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या लिखती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और किसमें, केजी में, बस न्यूमेरिकल आएंगे ना, बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। तो फिलहाल आप इस चीज़ को फिर से आप पढ़ लेना, इस सारी की सारी, देखो पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि कॉपी को बंद कर लेना और इन सारी चीज़ों को आप लिख करके देखना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो पता है, मैं तो कर ले रहा हूँ ये हूँ, या फिर मैं कर ले रही हूँ, तो आप क्या करो, आप बंद कर दो कॉपी, सारी चीज़ें वीडियो को सारी चीज़ें बंद कर दो, और आप इस चीज़ को लिख करके देखो अपनी कॉपी में, सच में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर मेरे को पता है या नहीं पता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और आप जरूर कमेंट करके बताओगे कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी हम इसके सारे के सारे चैप्टर खत्म करेंगे, और इवन फिजिक्स भी जल्दी से खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो यार, देखो खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि मूड नहीं करता, मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो आप, नहीं समझोगे, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।